नमस्ते सभी दोस्तों को। मेरा नाम आदर्श है। तो आज की इस वीडियो में हम फिर से पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और इस बार जो यूनिट होने वाला है वो यूनिट 2 के पार्ट बी होने वाला है, वो भी पीवाईक्यूज के साथ। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ये जो वीडियो है ये स्पेसिफिकली बीकॉम प्रोग्राम स्टूडेंट्स के सिलेबस को ही ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया गया है, वो भी ड्यू के बच्चों के लिए। ठीक है, तो इस यूनिट में मेनली हम सब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के रिगार्डिंग ही सब कुछ पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, it is a predetermined cost based on technical estimation for material, labor and overheads selecting for a selected period of time for a prescribed set of working condition। मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट एक प्रीडिटरमाइंड कॉस्ट होती है जो कि बेस्ड होती है टेक्निकल एस्टिमेशन पे। मतलब इसमें जो मटेरियल, लेबर और ओवरहेड जो भी प्रोडक्शन करने के लिए इस्तेमाल होता है उन सब का पहले से कॉस्ट निकालने का काम ये करता है। ठीक है, इट इज इट मे बी यूज्ड एज अ बेसिस फॉर प्राइस फिक्सेशन एंड कॉस्ट कंट्रोल थ्रू वेरिएंस एनालिसिस। मतलब इसमें हम प्राइस फिक्सेशन भी इस्तेमाल करते हैं और इसका इस्तेमाल कॉस्ट कंट्रोल के लिए भी इस्तेमाल होता है अगर कहीं पे वेरिएंस मिलता है तो। प्राइस फिक्सेशन मेनली जब मान लीजिए कई प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी जो कॉस्ट होती है बिल्कुल ईयर एंड में पता चलता है। तो पहले से ही अगर उसे पहले बेचना है तो फिर उसको पहले से ही मतलब रिकवरी रेट बना दिया जाता है जिससे वो बेचा जाता है जिस प्राइस में। दिस कॉस्ट प्रोवाइड फॉर नॉर्मल वेस्टेज, नॉर्मल ब्रेकडाउन, आइडल वो नॉर्मल आइडल कैपेसिटी एक्सेट्रा। मेनली ये कॉस्ट ये प्रोवाइड करता है कि नॉर्मल वेस्टेज बताता है, नॉर्मल ब्रेकडाउन टाइम बताता है, वो ब्रेकडाउन बताता है और नॉर्मल आइडल कैपेसिटी बताता है। स्टैंडर्ड कॉस्ट आर जनरली एस्टैब्लिश्ड बाय cost and management accountant in consultation with relevant technical experts and management। मेनली ये स्टैब्लिश किया जाता है कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स के द्वारा। ठीक है, जो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वर्ड्स ये सब मेन कीवर्ड्स हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, it is technique which establish predetermined estimates of the cost of products and service known as standard costing and then compare these predetermined cost with actual एज द इनकम। मेनली ये टेक्निक होती है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। मेनली जैसे कि हम वो एक कॉस्ट स्टैंडर्ड सेट करते हैं तो उस कॉस्ट स्टैंडर्ड को सेट करने के लिए जो टेक्निक होती है उसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कहते हैं। ठीक है, ये मेनली एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग निकालते हैं। द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट इज नोन एज वेरिएंस। और जो डिफरेंस होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट के बीच में उसे वेरिएंस कहते हैं। ठीक है, विच इज एनालाइज टू बी कॉज एंड अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। फिर इसके बाद बात करते हैं एडवांटेज की। एडवांटेजेस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, पहला है फैसिलिटेट प्लानिंग, ये प्लानिंग करने में मदद करता है। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फैसिलिटेट प्लानिंग सिंस सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड इन्वॉल्व केयरफुल एनालिसिस। इसमें केयरफुल एनालिसिस लगता है स्क्रूटनी ऑफ डिफरेंट एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। ठीक है, इस तरीके से फैसिलिटेट करता है प्लानिंग। फैसिलिटेट इफेक्टिव डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, मेनली ये मदद करता है कि वो अथॉरिटी को नीचे डाउनवर्ड वो स्प्रेड करने में। डेलीगेशन का मतलब होता है कि डाउनवर्ड अथॉरिटी को स्प्रेड करना। ठीक है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बिकम इफेक्टिव सिंस द पीपल कंसर्न नो व्हाट दे हैव टू अचीव। मतलब जो नीचे वाले लोग होते हैं उन्हें पता चल जाता है कि उन्हें क्या अचीव करना और किस स्टैंडर्ड से वो जज किए जाएंगे। फैसिलिटेट कॉस्ट कंट्रोल, और ये कॉस्ट को कंट्रोल करने में मदद करता है जैसे मैंने आपको ऊपर बताया। स्टैंड कॉस्ट फैसिलिटेट कॉस्ट कंट्रोल बाय रिवीलिंग एग्जैक्ट डिग्री ऑफ एफिशिएंसी इन वेरियस ऑपरेशन थ्रू कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल फिगर्स विद स्टैंडर्ड। एक्चुअल फिगर्स के साथ कंपैरिजन के एक्चुअल का स्टैंडर्ड फिगर के साथ वो कंपैरिजन करके इस एक्चुअल का स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके ये मेनली वेरिएंस से बताता है। ठीक है, और वेरिएंस पता चलने के बाद ये कॉस्ट कंट्रोल में मदद करता है एंड आल्सो रिवील एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ डेविएशन ऑफ
Actual figure from standard figure through variance analysis. Facilitate motivation. ये मोटिवेशन को बढ़ाने में मदद करता है. स्टैंडर्ड कॉस्ट फैसिलिटेट मोटिवेशन थ्रू स्टैंडर्ड विच प्रोवाइड इंसेंटिव एंड मोटिवेशन टू स्टैंडर्ड आउटपुट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी. वर्कर हु अटेंड टू स्टैंडर्ड आउटपुट में रिवॉर्डेड. मेनली स्टैंडर्ड सेट किए जाने के बाद जो जो वर्कर स्टैंडर्ड आउटपुट को अटेन यानी अचीव कर लेते हैं उन वो सब रिवॉर्डेड किए जाते हैं. ऐसे में उनका मोटिवेशन बढ़ता है. दिस इंक्रीज इफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी. ठीक है. फैसिलिटेट ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस. मेनली ये मेजर करने में मदद करता है परफॉर्मेंस को. ठीक है. राइट पर्सन कैन बी रिवॉर्डेड प्रमोटेड सिंस परफॉर्मेंस कैन बी जज ऑब्जेक्टिवली. फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन को भी फैसिलिटेट करता है. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट फंक्शन बाय ब्रिंगिंग डिफरेंट फंक्शन सच एज परचेज, प्रोडक्शन, सेलिंग, अकाउंटिंग टुगेदर विद वाइल फिक्सिंग स्टैंडर्ड्स. मेनली सभी डिपार्टमेंट के स्टैंडर्ड सेट करके सबको एक साथ लाता है और आपस में कोऑर्डिनेट करने में मदद करता है. फिर फैसिलिटेट द फॉर्मुलेशन ऑफ प्राइसिंग पॉलिसी. मेनली स्टैंडर्ड सेट करने से वो प्राइसिंग पॉलिसी में भी वो प्राइस को सेट करने में मदद करता है. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फैसिलिटी फॉर्मुलेशन प्राइसिंग पॉलिसी फॉर पर्सपेक्टिव ऑर्डर. ठीक है. फिर इसके बाद लिमिटेशन की बात करते हैं. लिमिटेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की लिमिटेशन क्या क्या है? सेटिंग ऑफ इनएक्यूरेट एक्यूरेट स्टैंडर्ड. It is difficult to fix accurate standard cost. Standard may be either too strict or too liberal. Inaccurate and reliable standard do more harm than benefit. मतलब फिक्स स्टैंडर्ड को सेट करने में बहुत दिक्कत होती है. या तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएंगे स्टैंडर्ड से, तो बहुत लिबरल. और ध्यान में रखने वाली बात यह, अगर स्टैंडर्ड्स इनएक्यूरेट हो, गलत आधार पे बने हुए, गलत हो, तो वो फ़ायदा करने से ज़्यादा तो नुकसान ही कर देंगे जो कंपनी का. ठीक है. रिवीजन ऑफ स्टैंडर्ड्स. स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड रिवीजन बिकॉज बिजनेस कंडीशन की कॉस्ट की वो कंडीशंस कॉन्स्टेंटली कीप ऑन चेंजिंग. रिवीजन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड सम फिगर सम फर्म्स इग्नोर इट. मेनली जो स्टैंडर्ड होते हैं उन्हें रिवीजन की जरूरत होती है. ऐसा इसीलिए क्योंकि जो बिजनेस का नेचर होता है वो डायनेमिक होता है, चेंजिंग नेचर का. तो जब बिजनेस का नेचर ही चेंजिंग का है तो फिर उसमें आने वाली कॉस्ट भी नेचर जो कॉस्ट होगी वो भी चेंज होती रहेगी. तो इसलिए जो स्टैंडर्ड्स हैं कॉस्ट के रिगार्डिंग वो भी रिवीजन उनको भी रिवाइज करने की ज़रूरत है. अगर वो नहीं होंगे तो फिर ऐसे में जो है फिर से इनएक्यूरेट स्टैंडर्ड सेट होंगे. या फिर और साथ में साथ रिवीजन करने में दिक्कत ये भी है कि वो बहुत कॉस्टली होता है. ज़्यादातर फर्म्स उसे इग्नोर ही कर देती है रिवीजन को. एडवर्स इफेक्ट ऑन मोरल एंड मोटिवेशन. ये एडवर्स इफेक्ट डालता है मोरल मोटिवेशन पे भी. कैसे? जैसे कि नॉन अचीवमेंट ऑफ अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड में एडवर्स इफेक्ट ऑन मोरल और मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़. मतलब अगर मान लीजिए स्टैंडर्ड ही अनरियलिस्टिक है और एम्प्लॉयज़ अचीव नहीं कर पाएंगे तो ऐसे में उनमें जो मोटिवेशन है वो गिर जाएगा. डुप्लीकेशन. वेयर द सिस्टम हैज नॉट बीन फुल्ली एक्सेप्टेड देयर इज डुप्लीकेशन इन रिकॉर्डिंग in as much as inventory, pricing, etc. have to be done both as standard and actual price. मेनली इसमें डुप्लीकेशन होने की भी दिक्कत होती है. जैसे कि कोई चीज़ दो बार रिकॉर्ड हो गई जिससे स्टैंडर्ड गलत सेट हो सकता है. वेरी एक्सपेंसिव होता है. इन केस ऑफ स्मॉल कंसर्न इट इज़ एक्सपेंसिव टू ऑपरेट कॉस्टिंग सिस्टम. जैसे कि मैंने बताया कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मतलब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट है. और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए मतलब एक अच्छा खासा एक्सपेंस लगता है इसको मेंटेन करने के लिए. तो फिर इसीलिए ये चीज़ फिर से इसकी लिमिटेशन बन जाती है एक्सपेंसिव होना. नॉन फैसिलिटेट कॉस्ट रिडक्शन. मतलब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फैसिलिटेट ओनली कॉस्ट कंट्रोल एंड नॉट कॉस्ट रिडक्शन. मतलब ये कॉस्ट कंट्रोल में ही मदद करता है, ना कि उसको कम करने में. Unsuitability. Standard costing system is costly and unsuitable in job order industry where the production is non-repetitive in nature. मतलब ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे जिनकी प्रोडक्शन नॉन रिपीटेटिव नेचर की है, मतलब
वो इंडस्ट्री मतलब एक ही चीज़ को बार बार प्रोड्यूस करने को, तो हर हर बार कुछ नया अलग अलग प्रोड्यूस करे, तो वहाँ पे इसकी अनसूटेबिलिटी आ जाती है, मतलब सूट नहीं कर पाता इतना। डिफ़िकल्टी इन सेटिंग स्टैंडर्ड, समटाइम्स इट बिकम डिफिकल्ट टू सेट अप स्टैंडर्ड कॉस्ट इन व्यू ऑफ अनसर्टेन इकोनॉमिक कंडीशन, ग्रेटर फ्लक्चुएशन इन प्राइस, जहाँ पे मतलब प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हैं और जहाँ पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अच्छी नहीं है और यहाँ पे अनसर्टेनिटी ज़्यादा है इकोनॉमी में, तो वहाँ पे स्टैंडर्ड सेट करना फिर से बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड अकाउंटिंग की, इस कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। पहला है कॉस्ट कंट्रोल में। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग स्टैब्लिश प्री डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ मटेरियल लेबर ओवरहेड, मतलब ये पहले से डिटरमाइन करने में मदद करता है कॉस्ट का एक्चुअल कॉस्ट कंपेयर विद द स्टैंडर्ड टू आइडेंटिफाई वेरिएंस, और एक्चुअल का कंपेयर किया जाता है स्टैंडर्ड से ताकि आइडेंटिफाई कर सके वेरिएंस को। वेरिएंस हाईलाइट इफिशिएंसी इनएफिशिएंसी स्टैब्लिश करेक्टिव एक्शन, और वेरिएंस को आइडेंटिफाई करने से होता क्या है कि इफिशिएंसी पता चलती है, इनएफिशिएंसी, और जिससे हम करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं और जिससे मतलब कॉस्ट को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद ये इसका दूसरा एप्लीकेशन है परफॉर्मेंस मेजरमेंट, मतलब परफॉर्म मेजरमेंट को परफॉर्म करने, वो परफॉर्मेंस को मेजर करने में मदद करता है। स्टैंडर्ड सर्व्स एज बेंचमार्क फॉर इवैल्यूएटिंग एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंटल परफॉर्मेंस, ये मतलब बेंचमार्क सेट करता है जिससे हम बेंचमार्क से वो मेजर कर सकते हैं परफॉर्मेंस को, एक्चुअल परफॉर्मेंस को। इफिशिएंसी प्रोडक्टिव लेवल कैन बी जज्ड, और फिर जिससे हम जज भी कर सकते हैं इनको प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी को बाय फेवरेबल और अनफेवरेबल वेरिएंस के साथ, जो कि अभी आगे हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। बजटिंग एंड प्लानिंग में मदद करता है ये। स्टैंडर्ड कॉस्ट आर यूज्ड इन इन प्रिपेयरिंग वेरियस बजट सच एज प्रोडक्शन बजट, लेबर बजट एंड ओवरहेड बजट। They help estimate future cost and set a realistic financial target, ये हेल्प करते हैं सेट करने में फाइनेंशियल वो फ्यूचर कॉस्ट को, और सेट करते हैं रियलिस्टिक फाइनेंशियल टारगेट्स। ठीक है। और फिर आता है प्राइस डिसीजन में मदद करते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट प्रोवाइड रिलायबल कॉस्ट डेटा विच हेल्प इन डिटरमाइनिंग सेलिंग प्राइस। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से होता क्या है कि ये एक सही कॉस्ट बता, मतलब ऐसी कॉस्ट बता जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं, सही कॉस्ट को, जिससे हम सेलिंग प्राइस डिटरमाइन कर सकते हैं, जिसकी वजह से इट सपोर्ट मैनेजमेंट इन डिसीजन प्राइस, वो डिसाइडिंग प्राइस ड्यूरिंग कॉम्पिटिटिव और कॉस्ट प्लस प्राइसिंग सिचुएशन। और कॉम्पिटिटिव और कॉस्ट प्लस प्राइसिंग सिचुएशन में ये मैनेजमेंट की मदद करता है प्राइस डिसाइड करने में। और एक ये मदद करता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन में, इन्वेंट्री को वैल्यू करने में। कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट सिंप्लीफाई वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स। देखिए जो WIP और जो फिनिश गुड बन चुके हैं उसके वैल्यू में मदद करते हैं, और दिस रिजल्ट इन कंसिस्टेंट एंड फास्ट प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और आसानी से वैल्यूएशन में, फिर आसानी से वैल्यूएशन किए जाने पे फिर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है वो तो और जल्दी और कंसिस्टेंटली बनती है। कॉस्ट रिडक्शन में मदद करता है ये। वो वेरिएंस एनालिसिस हाईलाइट्स एरिया ऑफ एक्सेसिव कॉस्ट, मैनेजमेंट कैन टेक initiatives such as improve material uses, better labor efficiency and eliminating waste। देखिए अब जैसे कि लिमिटेशन में बता रखा था ऊपर कि ये सिर्फ कॉस्ट कंट्रोल में करता, रिडक्शन में नहीं, तो यहाँ पे ये कॉस्ट रिडक्शन का मतलब ये है कि यहाँ पे इसका मतलब ये है कि देखिए कॉस्ट, ये मतलब ये बताता है कहाँ कौन कौन, ये बस एरिया बताता है जहाँ पे एक्सेसिव कॉस्ट लग रही है, बाकी जो कॉस्ट रिडक्शन है वो अलग से मैनेजमेंट करती है। ठीक है। तो मेनली एप्लीकेशन इसका ये है कि हाईलाइट करती है एक्सेसिव कॉस्ट, जिससे कॉस्ट रिडक्शन में मदद करता है, होती है, हो पाती है। फिर बात करते हैं डिसीजन मेकिंग की। वो मतलब ये डिसीजन मेकिंग में इस्तेमाल होता है। प्रोवाइड कॉस्ट इन्फॉर्मेशन यूजफुल डिसीजन सच एज मेक और बाय, बनाना है खरीदना है प्रोडक्ट में, मतलब बताता है कि किस प्रोडक्ट की यूसेज रेशियो क्या है, और आउटसोर्सिंग के बारे में बताता है कि ये फिर हमें आउटसोर्स करना चाहिए। हेल्प एक्सेस दी प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, और ये बताते हैं कि अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन की क्या क्या प्रॉफिटेबिलिटी है। मोटिवेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ये मदद करता है वो या स्टैंडर्ड एक्टर परफॉर्मेंस टारगेट फॉर एम्प्लॉयर, दे प्रमोट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी
रिस्पॉन्सिबल बाय असाइनिंग स्पेसिफिक कॉस्ट स्टैंडर्ड टू कॉस्ट सेंटर डिपार्टमेंट। अब आप सोचे होंगे कि यहाँ पे भी लिखा है कि मोटिवेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ऊपर लिखा है लिमिटेशन में कि एम्प्लॉयज़ को कभी कभार मोरल गिरा देता है। तो यहाँ पे मेनली फ़र्क है, अगर स्टैंडर्ड सही तरीके से सेट कर रखे हैं, रियलिस्टिक है और एम्प्लॉयज़ उन्हें अचीव करते हैं, तो फिर ये एम्प्लॉयज़ का मोटिवेशन बढ़ा देगी, तभी उसके एडवांटेज और एप्लीकेशन में आ जाएगा। लेकिन अगर वहीं बात करें, अगर वो अनरियलिस्टिकली सेट किए गए हैं स्टैंडर्ड्स को और एम्प्लॉयज़ उन्हें कॉम्प्लाई नहीं कर पाते हैं, तो होता क्या है कि उल्टा उनका मोरल गिर जाता है। ठीक है, तो सारा फ़र्क ये है, अगर स्टैंडर्ड रियलिस्टिक है तो फिर वो एडवांटेज और उसकी वो क्या बोलते हैं वो एप्लीकेशन में आ जाएगा। लेकिन अगर अनरियलिस्टिक है तो फिर ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का लिमिटेशन बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये इसके बीच का डिफरेंस था। इम्प्रूव इन मैनेजरियल कंट्रोल, ये मैनेजरियल कंट्रोल का इम्प्रूव करता है, मतलब मैनेजमेंट की जो भी हाथ में चीज़ें हैं उनको और कंट्रोल करने में मदद करता है। जैसे इनेबल करना कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग, टाइमली इन्वेंट्री, सिंस स्टैंडर्ड आर बेस्ड ऑन साइंटिफिक स्टडी, टाइम मोशन स्टडीज, टेक्निकल एस्टिमेशन, दे प्रमोट डिसिप्लिन कंट्रोल ओवर ऑपरेशन। मतलब बजट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से वो डिसिप्लिन सेट होता है ऑपरेशंस में, और कॉन्टिन्यूसली मॉनिटरिंग करने में मदद कर, वो एनेबल करता है कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग और टाइमली इन्वेंट्रीज को, मतलब इंटरवेंशंस को, जो जो रुकावट हो रही है उसको मॉनिटर करने में मदद करता है ये। आखिर में फैसिलिटेट मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, मैनेजर्स फोकस ऑन सिग्निफिकेंट वेरिएंस रादर देन रूटीन एक्टिविटी, मतलब मैनेजमेंट सिर्फ सिग्निफिकेंट वेरिएंस पे ध्यान देते हैं रूटीन एक्टिविटी के अलावा। जिससे होता क्या है कि टाइम सेव होता है, इंप्रूव होता है क्वालिटी डिसीजन मेकिंग में। मतलब मैनेजमेंट का ध्यान है वो ज़रूरी चीज़ों पे जाता है, ना कि ऐसी चीज़ों पे जो इतनी ज़रूरी ना हो, जिससे टाइम बचता है अल्टीमेटली और डिसीजन बेहतर होते हैं। अब बात करते हैं फार्मूला की, थ्योरी वाला पार्ट हो चुका है दोस्तों। अब आता है न्यूमेरिकल पार्ट की। तो अब जैसे अब वेरिएंस, पहला वेरिएंस है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस में एक्चुअल कॉस्ट, मतलब जो मटेरियल आपने यूज़ किया उसमें असल में उसका वेरिएंस कितना आ रहा है उस कॉस्ट में। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट बताती असल में इतनी कॉस्ट होनी चाहिए थी, लगी इतनी। अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट ज़्यादा है एक्चुअल से, तो मतलब फेवरेबल कंडीशन है, मतलब कि आपका जो खर्चा कम लगा है, एक्चुअल में आपका खर्चा कम हुआ है, जो कि फेवरेबल कंडीशन है। ठीक है, एग्ज़ाम में अगर आपका आंसर पॉजिटिव आता है इसके बाद, तो आपको फेवरेबल एफ लिखना है वहाँ पे। ठीक है, और लेकिन अगर मान लीजिए स्टैंडर्ड कॉस्ट बढ़ी है एक्चुअल कॉस्ट से, तो माइनस में आएगा आंसर। तो एग्ज़ाम में आपको माइनस में नहीं दिखाना, जबकि उसके उसी डिजिट के पीछे, जैसे मान लें 30,000 है एड माइनस में, तो माइनस में लिखते हुए आपको ए लिखना है इसके पीछे एडवर्स। ठीक है, इसका मतलब कि आपका नुकसान हुआ है। ठीक है, फेवरेबल कंडीशन दिखाता है फ़ायदा है, और जबकि एडवर्स दिखाता है आपका नुकसान है। फिर मटेरियल प्राइस वेरिएंस, इसकी दो बाइफर्केशन है कि मतलब कॉस्ट में किस किस में से मतलब वेरिएंस आ सकता है, तो प्राइस की में से या तो यूसेज की में से। प्राइस है मतलब आपने आपके जो प्राइस थे वो अलग थे, जैसे स्टैंडर्ड में इतना होना चाहिए था, असल में कितना हुआ, इनटू में एक्चुअल क्वांटिटी। फिर यूसेज में मतलब कितना यूज़ करना चाहिए था और कितना किया, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू में स्टैंडर्ड प्राइस अमाउंट। असल में जितने वेरिएंस है अमाउंट में निकलते हैं, इसलिए आखिर में इनटू में एसपी होगा, पर यहाँ पे ए क्यू होगा क्वांटिटी। ठीक है, बाकी यहाँ हर जगह एस पी से ही होगा। जैसे फिर इसके फर्दर दो बाइफर्केशन है यूसेस में, कि जो एक तो मिक्स, जो इनपुट लग रहा है, वो किस हिसाब से लग रहा है, मतलब कि रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस में एक्चुअल क्वांटिटी, इन दोनों को जो वेरिएंस इनटू में एसपी, तो निकल जाएगा आपका मिक्स वेरिएंस। फिर मटेरियल यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला एस क्यू माइनस में आर एस क्यू इंटू में एस पी। ठीक है, इसका एक और फॉर्मूला ये, पर मेरा प्रेफर मैं आपको ये करूँगा कि आप एग्ज़ाम में ये ना करें, ये करें, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और ये ईजिली आपको आंसर दे देगा ये वाला फॉर्मूला, लेकिन ये वाला। ठीक है, तो इसको यूज़ करें, इसको मत कीजिएगा एग्ज़ाम में यूज़। आर एस क्यू का मतलब है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ठीक है, फिर बात करते हैं लेबर कॉस्ट वेरिएंस की। अब आप जैसे प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसमें लेबर भी लगती है, तो अब लेबर की में
लेबर की कॉस्ट में फ़ायदा है नुकसान हो वो जानने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट जितनी कॉस्ट होनी चाहिए थी माइनस में एक्चुअल में कितनी हुई। पॉजिटिव में आंसर आएगा तो फेवरेबल मतलब सही है आपके लिए, नेगेटिव में आंसर आएगा तो मतलब एडवर्स लिखना है, एडवर्स यानी नुकसानदायक आपके लिए। फर्दर कॉस्ट में किस किस में से फ़र्क आ सकता है, रेट की वजह से आ सकता है, तो टाइम आइडल हो गया मतलब एबनॉर्मल टाइम की वजह से, या फिर लेबर की इफिशिएंसी की वजह से। रेट का फॉर्मूला ये है कि स्टैंडर्ड रेट कितना, क्या कितने रेट असल में उनको पे करना, मतलब कितना रेट पे करना चाहिए था, असल में कितना किया, इसका वेरिएंस इनटू में एक्चुअल आर पेड, कितने घंटों के लिए उन्हें पे किया गया। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक्चुअल आर पेड सिर्फ यहीं आएगा, बाकी किधर और नहीं आएगा, ठीक है। फिर आइडल टाइम वेरिएंस में आइडल टाइम यहाँ पे कुछ माइनस नहीं होगा, सिंपल आइडल टाइम इनटू में स्टैंडर्ड रेट, जो रेट उन्हें पे किया जाना चाहिए था और जो घंटे ख़राब हो गए उस चीज़ का नुकसान। और ध्यान रखिए हमेशा एडवर्स होगा, ये कभी फेवरेबल नहीं आएगा, क्योंकि आइडल टाइम होते हैं एबनॉर्मल आइडल टाइम, ठीक है, एबनॉर्मल वेस्टेज वाले आइडल टाइम आवर टाइम, ठीक है। फिर है इफ़िशिएंसी वेरिएंस, लेबर इफ़िशिएंसी वेरिएंस शो करता है स्टैंडर्ड आर माइनस में एक्चुअल आर वर्कड। यहाँ पे ध्यान रखिए वर्कड आएगा, बाकी अब हर जगह वर्कड आएगा, यहाँ बस यहीं पे आता है पेड और यहाँ पे आता है आइडल, बाकी हर जगह वर्कड है, ठीक है। कितना वर्क करना चाहिए था असल में वर्कर को, असल में उन्होंने कितनों में किया, ठीक है, कितना करना चाहिए था असल में कितना किया, टू में स्टैंडर्ड रेट, ये पता चल जाएगा इनकी इफिशिएंसी में कितना वेरिएंस था, ठीक है। फिर बात करते हैं लेबर, इस फर्दर इसकी दो बाइफिकेशन है, जो कि है लेबर मिक्स वेरिएंस यानी गैंग वेरिएंस भी कहते हैं इसे, लेबर यील्ड वेरिएंस। मिक्स वेरिएंस है मतलब कि जो स्किल्ड हो अनस्किल्ड हो, मतलब जितने भी अलग अलग तरह की लेबर है उनका इनपुट कैसा रहा है, डिवाइस स्टैंडर्ड इनपुट के हिसाब से माइनस में एक्चुअल आर, जो कि मैंने आगे आपको क्वेश्चन में बताया बताऊंगा, ठीक है। वर्क यहाँ पे वर्क इनटू में स्टैंडर्ड रेट। और फिर आता है आइडल लेबर यील्ड वेरिएंस, लेबर यील्ड वेरिएंस में स्टैंडर्ड आर माइनस में वो स्टैंडर्ड आर माइनस में रिवाइज स्टैंडर्ड आर्स इनटू में स्टैंडर्ड रेट, ठीक है, ये आ गया। और एग्ज़ाम में भी यही प्रेफर करूँगा कि इसे फॉलो कीजिए, इसे यूज़ मत कीजिए क्योंकि कॉम्प्लेक्स है ज़्यादा। और लेबर ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, ये है रिकॉर्ड ओवरहेड माइनस में एक्चुअल ओवरहेड्स, ठीक है। मतलब असल में कितना आपने रिकॉर्ड किया और असल में कितना वेरिएंस हुआ, मतलब एक्चुअल में हुआ कितना खर्चा। अगर आपने कस्टमर से ज़्यादा रिकॉर्ड किया तो मतलब आपके लिए फेवरेबल है, अगर आप मैन्युफैक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। लेकिन अगर आपने एक्चुअल में खर्चा ज़्यादा, मतलब खर्चा ज़्यादा हुआ पर आपने लोगों से मतलब कस्टमर से कम रिकॉर्ड किया, तब तो आपके लिए एडवर्स सिचुएशन, ठीक है। फर्दर इसके दो बाइफिकेशन है, एक्सपेंडिचर की वजह से हो सकता है तो एफिशिएंसी की वजह से। मतलब कि मतलब जो आपने रिकवरी रेट है, एक्सपेंडिचर का मतलब रिकवरी रेट, कितना रिकवर किस रेट से रिकवर किया और एक्चुअल में क्या रेट लगा, मतलब किस रेट से खर्चा हुआ इनटू में एक्चुअल आर वर्कड, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है। बाकी ये इफ़िशिएंसी, इसका मतलब यही है कि फॉर्मूले को समझाऊँ मैं, स्टैंडर्ड आर कितना घंटा काम होना चाहिए था, असल में कितने घंटे हुए काम, और इनटू में वो स्टैंडर्ड वो रिकवरी रेट, ठीक है। तो ये रहा इसका फॉर्मूला, इन दोनों के फॉर्मूला है, याद कर लीजिएगा। और कुछ पॉइंट्स हैं कि वेरिएबल ओवरहेड हमेशा वो वी विल यूज रिकॉर्ड इंस्टेड ऑफ स्टैंडर्ड, ठीक है। यहाँ पे मतलब जो रिकवर्ड है यहाँ पे और यहाँ पे ये असल में स्टैंडर्ड ही है, पर हम यहाँ पे जो वर्ड है रिकॉर्ड इस्तेमाल करेंगे। स्टैंडर्ड ओवर मतलब है रिकॉर्ड ओवर, स्टैंडर्ड रेट का मतलब है रिकवरी रेट, ठीक है। एग्जाम में ये लिखिएगा, होता है इसका मतलब यही है। वेरिएबल ओवरहेड आर ऑलवेज इनकर्ड ऑन एक्चुअल आर वर्क, जो वेरिएबल ओवरहेड है वो हमेशा एक्चुअल आर वर्क पे होंगे। कॉस्टिंग में भी आपने जब किया होगा तो देखा होगा कि जो हम नॉर्मली जो वो रिकवरी रेट होते थे वो लेबर वेगेज आर पे निकलते थे, वो अपॉन में जो टोटल ओवरहेड्स अपॉन में टोटल वर्क वो टोटल वो आर वर्कड पे, ठीक है। एक बार दिखा दूँ मैं, रिकवरी रेट इक्वल टू टोटल ओवरहेड्स अपॉन में
टोटल आर वर्क, तो इस बेस पे रिकॉर्ड निकलते थे, इसीलिए यहाँ पे एक्चुअल आर वर्क कहा गया। ठीक है, अब बात करते हैं वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस की। जैसे कि ये एक इलस्ट्रेशन टाइप को इलस्ट्रेशन है, तो एग्ज़ाम में भी आपको यहाँ पे पहले तो बेसिक कैलकुलेशन लिखना होगा। ठीक है, ये एक फॉर्मेट है, इसे मेनली आप याद कर लीजिए कि आपको ऐसे ही बनाना है। यहाँ पर आ जाएगा बजट ओवरहेड, मतलब जितना बजटेड आप बजट किया था, एस्टिमेट किया था उतना एक्चुअल में कितना हुआ, और आपने लोगों से मतलब अपने कस्टमर से कितना रिकवर किया ओवरहेड वो। फिर यहाँ पे रिकवरी रेट, ध्यान रखिए रिकवरी रेट होता है वो सेम होगा दोनों में ही। ठीक है, क्योंकि जितना आपने बजट किया होगा उसी हिसाब से आप रिकवरी करेंगे पीपल से, मतलब कस्टमर से, और साल के एंड में आपको पता चलेगा असल में कितना हुआ था। ठीक है, क्योंकि जो एक्चुअल डेटा होता है वो ईयर एंड में पता चलता है, पहले से पता नहीं होता, पहले हम एस्टिमेशन लगाते हैं जिसे बजट किया जाता है। और फिर यहाँ पे आर्स, कितना बजटेड आर्स आपके हिसाब से मतलब बजट किया था आपने, आर्स काम होगा असल में कितने में हुआ। और फिर यहाँ पे स्टैंडर्ड आर्स कि मतलब स्टैंडर्ड मतलब एक्चुअल के हिसाब से बजट को रिवाइज करने को कहते हैं स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड आर्स कितने थे जिस हिसाब से आपने रिकॉर्ड किया है ओवरहेड्स। ठीक है, और फिर यहाँ पे रिवाइज बजटेड आवर्स जो इनपुट है उसका ही फर्दर वो स्टैंडर्डाइज करने को कहते हैं रिवाइज बजटेड आवर्स। जैसे इसमें बस फ़र्क ये है कि ये डेज पे होता है। जैसे बजटेड आवर है, आपने 25 डे का डिसाइड किया था पर असल में आपने 24 दिन ही काम किया, तो जो रिवाइज्ड है वो 24 के हिसाब से होगा फिर। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक, जैसे आपको जिससे आप एग्ज़ाम में से आसानी से कर पाएंगे। देखिए जो जो फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट, मैं अब साथ के साथ आपको बताने वाला हूँ कि फॉर्मूला आप कैसे मतलब इसमें बना सकते हैं, मतलब ये शॉर्टकट ट्रिक है इसको याद रखने की। पहला है फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, जिसका फॉर्मूला है रिकवर्ड ओवरहेड माइनस रिकवर्ड ओवरहेड माइनस में एक्चुअल ओवरहेड। अब जो ये फॉर्मूला है वो क्रिएट ऐसे हुआ है कि देखिए जो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये लाइन ऊपर को जाएगी तो ये होती है कॉस्ट। ठीक है, मतलब ये माइनस ये होगा आपका कॉस्ट वेरिएंस आएगा इसका, जैसे जो कि ठीक है जो कि यहाँ पे दे भी दिखा रखा है। पहला फॉर्मूला ये हो गया इसका। सॉरी वो थोड़ा पेंसिल ढंग से काम नहीं कर रही, पर कोई नहीं अभी तो चली जाएगी ये। और फिर जैसे कि मैंने बताया कि इस ये माइनस ये होता है एक्चुअल वेरिएंस। ठीक है, जैसे ये एरो है इससे आप अलग अलग वेरिएंस निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में आपको बोला कॉस्ट वेरिएंस निकाले, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, तो ध्यान रखिए ये एरो से निकलेगा कॉस्ट, इससे निकलेगा एक्सपेंडिचर, मतलब ये माइनस ये जिस तरफ एरो जा रहा है वो सबसे लास्ट में होगा, और जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो फर्स्ट में रखना है। जैसे कि अगर वो पूछा आपसे एग्ज़ाम में कि फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस निकाले वही वॉल्यूम का, तो आपको रिकॉर्ड ओवरहेड माइनस बजट ओवरहेड करना है, तो इससे आपका निकल जाएगा फिक्स्ड ओवरहेड बजट वेरिएंस।
ठीक है, जैसे कि मैं भी फॉर्मूला लिख के दिखा दूँ। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला होगा रिकवर ओवरहेड, जो कि यहाँ पे, फिर माइनस ये बजट ओवरहेड। ठीक है, वैसे ही फिर इसका बस यहाँ पे थोड़ा इनमें चेंज है। यहाँ से ये इफ़िशेंसी होता है, इफ़िशेंसी, और ये एक्चुअल आवर्स माइनस रिवाइज्ड बजटेड आवर, ये कैपेसिटी है। और ये बजटेड है, वो रिवाइज्ड बजटेड आवर माइनस बजटेड आवर्स। ठीक है, इससे आपका कैलेंडर वेरिएंस निकल जाएगा। अगर मैं इनमें से एक का फॉर्मूला लिख के दिखाऊँ तो ये ऐसा बनेगा। फिक्स्ड ओवरहेड इफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला होगा कि स्टैंडर्ड आवर्स, जो कि यहाँ से शुरू हो रहा है इसका ये एरो का पॉइंट, माइनस में एक्चुअल आवर्स, इनटू में रिकवरी रेट। ध्यान रखिए इसमें बस ये फ़र्क है, इसमें रिकवरी रेट आखिर में इनटू जरूर करना है आपको। ठीक है, बाकी माइनस तो ये सेम ही होगा, बस इसमें रिकवरी रेट आखिर में आपको इनटू नहीं करना है। ठीक है, तो ये सब है इसका फॉर्मूला। ठीक है, आप इसको एक बार याद रख लीजिएगा। एक बार फिर से बता दूं मैं, जो रिकवरी ओवरहेड है वो जो कॉस्ट वेरिएंस है वो रिकवर्ड माइनस एक्चुअल होगा, जो कि एरो ऊपर जाएगा यहाँ से यहाँ, एक एरो यहाँ से यहाँ जाएगा, जो कि एक्सपेंडिचर, और ये वॉल्यूम का, जो कि रिकवर ओवरहेड से बजट में जाता है। फिर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें रिकवर रेट को आपको इनटू मल्टीप्लाई नहीं करना है। ठीक है, फिर यहाँ फिर इफ़िशेंसी वेरिएंस ये रहा, ये कैपेसिटी वेरिएंस है और एक कैलेंडर वेरिएंस है। और इन तीनों में ही आपको जो माइनस करने के बाद इनटू रिकवरी रेट करना है, इस पे करना आपको रिकवरी रेट, इस पे नहीं करना, इस वाले वेरिएंस पे। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे सब। फिर बात करते हैं कंट्रोल रेशियोज़ की। तो जो कंट्रोल रेशियो भी है वो सेम उन एरो को ही इस्तेमाल करके बना गया है। आप एक बार फिर देख सकते हैं वीडियो में रिवर्स जाके, जो इफ़िशेंसी रेशियो है, इफ़िशेंसी रेशियो का फॉर्मूला स्टैंडर्ड आर माइनस में वो स्टैंडर्ड आर अपन में एक्चुअल रेशियो, और एक्चुअल आर्स इनटू में 100। जैसे कि मैं दिखा भी दूँ फिर से आपको एक बार। इफ़िशेंसी क्या थी, स्टैंडर्ड, ये ऊपर आएगा, अपॉन में एक्चुअल, जिस तरफ को एरो जा रहा है उस तरफ वो चीज़ नीचे को आएगी। ठीक है, और इनटू में 100, और निकल गया आपका एफिशिएंसी वेरिएंस। ध्यान रखिए, इस ट्रिक को एक बार ध्यान रखिएगा, ये आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगी। ये एरोज है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर है कैपेसिटी वेरिएंस, वो कैपेसिटी रेशियो, एक्चुअल आर अपॉन बजटेड आर इनटू 100। विक्टिलिटी रेशियो है एक्चुअल स्टैंडर्ड आर अपॉन बजटेड आर्स इनटू 100। और एक और है कि एफिशिएंसी, इन दोनों का इनटू इक्वल्स टू ये कैपेसिटी रेशियो, वो एक्टिविटी रेशियो। फिर कैलेंडर रेशियो रिवाइज बजटेड आवर्स इनटू 100, और 100 अपॉन बजटेड आवर्स इज इक्वल टू एक्चुअल डेज अपॉन बजटेड डेज इनटू 100। ये और तरीका है निकालने का, इसे कैलकुलेट करने का। आइडल कैपेसिटी टू 100 माइनस कैपेसिटी रेशियो, और स्टैंडर्ड यूज कैपेसिटी यूसेज रेशियो बजटेड आर अपॉन में मैक्स कैपेसिटी आवर्स इनटू 100, और एक्चुअल कैपेसिटी यूसेज रेशियो इज इक्वल टू एक्चुअल आवर्स अपॉन में मैक्स कैपेसिटी आवर्स इनटू में 100। हाँ, ध्यान रखिएगा, अगर रेशियो 100% से ज़्यादा आ रही है तो फेवरेबल, मतलब आपको रेशियो के पीछे एफ लिखना है, और अगर रेशियो 100% से कम है तो उसके पीछे ए लिखनी है, एडवर्स।
फिर बात करते हैं सेल वेरिएंस की। सेल वेरिएंस भी बिल्कुल मटेरियल वेरिएंस की तरह ही है। बजटेड सेल वैल्यू वेरिएंस का क्या फॉर्मूला है कि बजटेड सेल माइनस में एक्चुअल सेल। आप देख सकते हैं कैसे निकाला गया है, बजटेड क्वांटिटी इंटू में बजटेड सेल प्राइस इंटू माइनस में एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड इंटू एक्चुअल सेल प्राइस। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें फ़र्क ये है कि सेल वैल्यू वेरिएंस में कि अगर एक्चुअल सेल बड़ी हुई बजटेड सेल से तो इसका मतलब फ़ायदा है। तो हाँ, इस केस में फिर जो एडवर्स है आपको एडवर्स ना लिखते हुए फेवरेबल लिखना है इस केस में। मतलब अगर आंसर नेगेटिव आता है तो फेवरेबल इस केस में, और अगर पॉजिटिव आता है तो एडवर्स। ऐसा इसलिए क्योंकि जितने ज़्यादा एक्चुअल सेल होगी उतने आपका फ़ायदा होगा। तो मतलब नेगेटिव नंबर आने का मतलब सेल ज़्यादा हुई है, जो कि मतलब अच्छी बात है, मतलब फेवरेबल इस केस में सिर्फ। फिर सेल वैल्यू वेरिएंस, सेल वॉल्यूम वेरिएंस, वो बजटेड सेल प्राइस इनटू में, ये इनटू है यहाँ पे, इनटू में बजटेड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, सेल प्राइस में एक्चुअल क्वांटिटी इनटू में बजटेड सेल प्राइस माइनस में एक्चुअल सेल प्राइस, सेल वॉल्यूम वेरिएंस में। अब बाकी जो सेल वॉल्यूम वेरिएंस है उसके और फर्दर बाइफर्फिकेशन है, जो कि सेल क्वांटिटी वेरिएंस बेसिक वो बजटेड सेल प्राइस इनटू में बजटेड सेल क्वांटिटी माइनस में सेलिंग सेल क्वांटिटी और सेलिंग मिक्स सेल मिक्स वेरिएंस में बजटेड सेलिंग प्राइस माइनस इनटू में सेलिंग क्वांटिटी माइनस एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी, वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस में एक्चुअल सेल क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ पे भी स्टैंडर्ड है। फिर बात करते हैं पी वाई क्यूज़ की। अब बात अब बात करते हैं पी वाई क्यूज़ की। तो पी वाई क्यूज़ जैसे कि मैं बताया था कि मैं आपको साथ के साथ इन एक्सप्लेनेशन वीडियो में, वन शॉट वीडियो के साथ ही साथ आपको पी वाई क्यूज़ भी करा दूंगा, जिससे आपके मतलब एग्ज़ाम में बहुत हेल्प होगी। ठीक है, तो अभी देखते हैं क्वेश्चन। तो भैया क्वेश्चन 5 से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने। तो जो क्वेश्चन है वो ये है कि पहला 5 का ए पार्ट ये है कि डिस्कस ब्रीफली द एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। जैसे कि मैंने आपको बता दिया था इसमें ऊपर समझा रखा है, सेम आपको यही आंसर लिखना है, लिमिटेशन और एडवांटेजेस। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि अब न्यूमेरिकल दे रखा है इन्होंने। तो 5 का बी पार्ट ये कहता है कि द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ सर्टेन केमिकल मिक्सचर वॉज इतना, मटेरियल ए 60% है एट 5 रुपीज़ 5,000 रुपीज़ पर टन, और मटेरियल बी है 40% एट रुपीज़ 7,000 पर टन। ए स्टैंडर्ड यील्ड ऑफ 90% इन एक्सपेक्टेड इन प्रोडक्शन, मतलब जो प्रोडक्शन है उसमें 90% एक्सेप्ट किया जा रहा है। इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए आप 100 लगा रहे हैं, 100 इनपुट लगा रहे हैं और आउटपुट कितना निकल रहा है 90%, मतलब 10% क्या है लॉस। तो ये है इस लाइन का मतलब। ठीक है, फॉलोइंग मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग पीरियड, और फिर इसने कहा है कि जो फॉलोइंग मटेरियल असल में कंज्यूम ये है। तो मतलब इससे ये पता चल रहा है जो ऊपर का ये पार्ट है, ये है स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड डेटा दे रखा है कि मतलब क्या होना चाहिए था, असल में क्या हुआ ये दे रखा है एक्चुअल। आपको इस एग्ज़ाम में भी सेम बाइफर्केशन वो मतलब पहचान लेना है कि कौन सा डेटा स्टैंडर्ड और कौन सा एक्चुअल है। तो जैसे कि यहाँ से पता चल रहा है कि असल में कितना कंज्यूम, यहाँ ये बता रहा है क्वेश्चन ने असल में, जो कि पीरियड एंड इससे पता चल रहा है एंडिंग में, क्योंकि जो एक्चुअल डेटा हो एंडिंग में पता चलता है। और असल में हुआ 115 टन ऑफ मटेरियल ए, वो भी रुपीज़ 4,600 पर टन, 85 टन ऑफ मटेरियल बी एट रुपीज़ ऑफ 7,200 पर टन। और लॉस कितना हुआ है 29, असल में जो लॉस हुआ 29 टन हुआ है। कैलकुलेट ऑल मटेरियल वेरिएंस, सारे मटेरियल वेरिएंस को कैलकुलेट करने में दे रहा है, जितने भी मटेरियल वेरिएंस के फार्मूला सब आपको उसका इस्तेमाल करके सब कुछ कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसका आंसर मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, मैंने आपके लिए इसमें बता दिया कि आपको कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है। जैसे कि क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ये देखना है कि एक्चुअल डेटा कहाँ पे दे रखा है। जो जो एक्चुअल डेटा
उसे सबसे पहले आप फिल कीजिएगा, क्योंकि जो एक्चुअल डेटा वो सबसे इजी है और सही बेस्ट वे अप्रोच करने का एग्ज़ाम में भी। सबसे पहले आपको एग्ज़ाम में ऐसे लिख के बेसिक कैलकुलेशन डाल लेना। ये एक फॉर्मेट है जिससे आपका पूरा क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। बिना इसके क्वेश्चन करना मतलब बहुत ही डिफिकल्ट सा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फिर आपको हर चीज़ दिमाग में करनी पड़ेगी। शायद हो सकता है एरर भी हो जाए कोई आपसे, कैलकुलेशन एरर या फॉर्मूले में आपने गलत पुट कर दिया, तो इसलिए चीज़ का ध्यान रखें। पहले आपको स्टेप 1 क्या करना है, एक्चुअल डेटा जो जो दे रखा है वो पुट करना है। पहले मैं बता दूँ फॉर्मेटिंग कैसे करनी है। तो पहले आपको इस साइड में पर्टिकुलर्स लिखना है, फिर स्टैंडर्ड डेटा के लिए ये पूरा पार्ट स्टैंडर्ड डेटा का होगा, फिर ये एक्चुअल डेटा का, और फिर ये होगा रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का, RSQ, ये शॉर्ट में RSQ कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वांटिटी यानी कि कितनी क्वांटिटी यूज़, क्वांटिटी यहाँ पे रेट उसका, और यहाँ पे अमाउंट, इन दोनों का इनटू इक्वल्स टू अमाउंट, ठीक है। सेम इधर भी, बस इधर सिर्फ क्वांटिटी करना है क्योंकि RSQ है क्वांटिटी, ठीक है। तो डेटा जैसे कि आपने देखा डेटा में दे रखा है कि 500 टन मटेरियल, मतलब क्वांटिटी बता रखी है, और 500 टन ऑफ मटेरियल बी, मटेरियल ए बी लिख के सामने इसकी एक्चुअल क्वांटिटी डाल लिख देनी है आपको, ठीक है। अमाउंट भी दे रखा है, देने के बाद स्टेप 1 ये आपका पूरा हो जाएगा कि इसका मल्टीप्लाई करके निकल जाएगा अमाउंट। फिर ये लाइन खींचते हुए इनपुट, कितना इनपुट हुआ टोटल 200, ठीक है, इन दोनों का प्लस करके। लॉस भी बता रखा था 29 टन का लॉस हो रखा है, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, ये लॉस माइनस कर देना है फिर 29 का, और फिर इससे आपका निकल जाएगा आउटपुट, ठीक है। और ध्यान रखिए फिर जैसे ये स्टेप 1 है, एक्चुअल डेटा पूरा आपका हो चुका है, वो स्टेप 1 हो गया। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो लॉस है ये उसकी लॉस का कोई अमाउंट नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि जो लॉस है वो यहाँ पे नॉर्मल नेचर का है, और इसका जो बर्डन है हमको जैसे कि पता है कॉस्टिंग में क्या होता है कि जो नॉर्मल कॉस्ट लॉस का जो बर्डन होता है वो कंज्यूमर बियर करता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे सेम एज टीस जो अमाउंट है 200 का वो 171 का ही होगा। फिर और जो स्टैंडर्ड होता है वो हमेशा एक्चुअल के आउटपुट के इक्वल होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि मतलब जो ये 171 टन है स्टैंडर्ड का भी सेम 171 टन होगा, ठीक है। और अब जैसे क्वेश्चन में दे रखा था जो स्टैंडर्ड यील्ड है मतलब जो आउटपुट है वो 90% होगा, ठीक है। स्टेप 2 फिर वो स्टेप 2 ये रहा। स्टेप 2 में मेनली आपको जो 171 है ये है 90%, तो मतलब ये कितना हुआ लॉस इसका 10%, मतलब ये 100%। तो वैसे ही जैसे यहाँ पे मैंने कर रखा है आपको 171 का 90% करना है, जिससे अब अपॉन में कैलकुलेटर होगा आपके पास वो एग्ज़ाम में, तो आप बिल्कुल 171 को लिखने के बाद डिवाइड कर दिए 90% से, सो आपको 190 आ जाएगा इनपुट में। मतलब स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आप अगर 190 टन्स इनपुट करोगे उसमें 10% का लॉस होगा जो कि 19 टन का, और फिर 171 होना चाहिए था। पर अचल में हुआ क्या कि 200 टन इनपुट में डाला था, 29 का लॉस हुआ, और फिर ये, ठीक है। जो स्टैंडर्ड है वो एक्चुअल के आउटपुट के बेस पे बनता है, इस चीज़ का ध्यान रखिए, ये दोनों सेम होंगे, ये दोनों सेम है, ठीक है। ये हो गया। फिर इसके बाद आपको क्वेश्चन में दे रखा था वो कि स्टैंडर्ड जो भी टोटल इनपुट लग रहा है वो उसमें से मटेरियल ए का 60% होगा और मटेरियल बी का 40%, ठीक है। मटेरियल वो इनपुट में 190% 190% 190 टन लगा था, इसका 60% मटेरियल ए में ए का मटेरियल लगेगा और 40% मटेरियल बी लगेगा। तो इसको 190 का 40% कर ले 176 आ जाएगा, इसका 60% करेंगे तो 114 आ जाएगा, ठीक है। फिर रेट यहाँ दे रखे थे 507 7,000 5,000 7,000, लिखने के बाद इंटू कर दीजिएगा इनका और आंसर ही आ जाएगा स्टैंडर्ड का। फिर उसके बाद देखिए अब जो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी होता है वो भी एक स्टैंडर्ड ही होता है, बस फ़र्क ये होता है कि ये इनपुट इनपुट से बनता है, ठीक है, रिवाइज स्टैंडर्ड, जबकि जो ये स्टैंडर्ड वाला होता है ये इसके आउटपुट से बनता है, ठीक है। मतलब जैसे कि
स्टेप 4 में फिर आपको ये 200 यहाँ लिखना है इनपुट में, मतलब 200 इस्तेमाल होना चाहिए था, पर जो इसके अंदर जो मटेरियल ए बी होना चाहिए वो किस रेशियो में होना चाहिए तो ये बताता है। जैसे कि अब 200 का 60% होना चाहिए था। इस क्वेश्चन में दे रखा था कि जो जितना भी इनपुट लगेगा उसका 260% मटेरियल ए होना चाहिए। तो ये 200 है, इसका 60% 120, ठीक है। और मटेरियल बी का 40%, जितना भी इनपुट लग रहा है उसका टोटल उसका 40% मटेरियल बी होगा, तो 200 का 40% 80 आ गया, ठीक है। और फिर जो लॉस स्टैंडर्ड के हिसाब से लॉस तो 10% होना चाहिए था, 200 का होना कितना चाहिए था वो 20%, 200 का 10% 20 होता है, 20 होना चाहिए था लॉस, तो फिर 180 केजी होना चाहिए था। मतलब कि जो 200 टन में 180 यूनिट का उत्पाद होना चाहिए था, प्रोडक्शन होना चाहिए था रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी के हिसाब से, ठीक है। ध्यान रखिए कि इनपुट के बेस पे होता है, इसके बेस पे मतलब ये दोनों सेम होंगे, और स्टैंडर्ड आउटपुट के बेस पे तो मतलब ये दोनों सेम होंगे, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा। फिर बस एक बार आपने ये कर दिया तो मतलब लगभग पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन में कहा था कि कैलकुलेट करो सारे मटेरियल वेरिएंस को। फिर उसके बाद आपको बस फार्मूला लगाना है। फिर स्टेप 6 ये रहा, मटेरियल वो फार्मूला लगाना है। सीधे सीधे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो देखो ये रहा ये माइनस ये, यहाँ पे जैसे अगर आप इसे माइनस करोगे तो देखोगे कि कॉस्ट असल में ज़्यादा लगी है स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो यहाँ पे माइनस ना लिखने की वजह आपको ऐसे एडवर्स लिखना है, ठीक। एग्जाम में ये सही माना जाएगा, माइनस मत लिखिएगा वरना गलत हो जाएगा आंसर। फिर उसके बाद मटेरियल यूसेज वेरिएंस आता है। मटेरियल यूजेस वेरिएंस का फॉर्मूला आपको पता ही है, जैसे एस क्यू माइनस में एक्चुअल क्वांटिटी इंटू में स्टैंडर्ड प्राइस। बस यहाँ पे फ़र्क ये है कि अब आपको मटेरियल ए और मटेरियल बी के हिसाब से अलग अलग लिख के दिखाना होगा। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी थी, अब आपको सिंपल यहाँ से देख के पता चल जाएगा। स्टैंडर्ड क्वांटिटी मटेरियल की है ये, माइनस ये एक्चुअल के साथ, और इनटू में स्टैंडर्ड प्राइस, ये रहा। सिंपल फॉर्मूला लगाइए और आपका क्वेश्चन आंसर होता चले जाएगा, ठीक है। वैसे सेम इसमें मटेरियल प्राइस का फॉर्मूला एस पी माइनस ए पी यानी स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू में एक्चुअल क्वांटिटी। इस चीज़ का ध्यान रखिए, यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है, ना कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं है ये नहीं है ये है। इसमें भी आपको मटेरियल ए और मटेरियल बी के हिसाब से मतलब जितने भी मटेरियल दे रखे होंगे बाइफर्केशन दे रखी होगी उस हिसाब से निकालना होगा, और फिर जो उनका ग्रैंड टोटल होगा वो दिखाना है यहाँ पे। और एक चीज़ आप इससे आप अपने क्वेश्चन को इस चीज़ से भी चेक कर सकते हैं, जो मटेरियल कॉस्ट होता है वो इन दोनों के एडिशन से बनता है। जैसे अगर आप देखेंगे 68,000 प्लस वो वो सिक्स माइनस 68 प्लस 29, क्योंकि यहाँ पे फेवरेबल है और यहाँ पे एडवर्स, इसलिए नेगेटिव नंबर है और ये पॉजिटिव। तो अगर आप इन दोनों का करेंगे एक बार कैलकुलेटर में तो -39 यानी एडवर्स 39,000 आएगा। देखिए जो इसके इक्वल है, अगर ये मतलब जो मटेरियल यूसेज वेरिएंस होता है प्राइस वेरिएंस होता है उन दोनों का एडिशन से इक्वल्स टू मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस बनता है, ठीक है। अगर ये सेम नहीं आ रहा तो मतलब आपका आंसर गलत होगा, यहाँ पे सेम आ रहा तो मतलब सही है, ठीक है। मटेरियल विक्स का वेरिएंस लगाते हैं, यहाँ पे आर एस क्यू आता है माइनस ए क्यू। अब यहाँ पे जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्वेश्चन में दे रख मतलब हमने कर रखा था, मटेरियल ए का ये था 120, यहाँ पे 115, मतलब एक्चुअल में कम लगा है, जबकि यहाँ पे 80 लगना चाहिए था, लगा 85, मतलब 5 ज़्यादा लगा है, ठीक है। और इनटू में स्टैंडर्ड प्राइस देखेंगे तो फार्मूला सेम आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा आंसर। और सेम वैसे ही यील्ड वेरिएंस का भी फार्मूला स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस आर एस क्यू इंटू माइनस बी, अलग अलग शो करना आपको कैलकुलेशन, और जब दोनों को आंसर का ऐड कर देना है, ठीक है। और एक और चीज़ कि जो ये दोनों हैं इन दोनों के
इन दोनों के एडिशन से ही वो बनता है ये वो यूसेज वेरिएंस। तो अगर आप देखेंगे 58,000 एडवर्ड्स प्लस 10,000 एडवर्ड्स इज इक्वल टू होता है 68,000 एडवर्ड्स, जो कि इसके इक्वल है, तो मतलब ये सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा यूसेज का जो वेरिएंस होगा वो मिक्स प्लस उसका यील्ड का यील्ड वेरिएंस का वो ये मतलब ये वो है, इन दोनों से मिलके इन दोनों का वेरिएंस मिला के ये वेरिएंस बनता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए एग्जाम में आपको ये दोनों सेम आना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है इसका और पार्ट, जो कि 15 नंबर का है। अगला लेबर वेरिएंस है, लेबर वेरिएंस है। तो क्वेश्चन में कह रहा है ग्रुप ऑफ 10 स्किल्ड एंड 20 अनस्किल्ड वर्कर वर एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस 400 kg। यहाँ पे वर्ड एक्सपेक्टेड लिखा है तो मतलब ये है स्टैंडर्ड। ठीक है, ऑफ केमिकल एक्सवाई इन 8 आवर ए डे, मतलब 1 दिन के 8 घंटे में 10 स्किल्ड और 20 अनस्किल्ड बंदों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि 400 ग्राम प्रोड्यूस करेंगे। स्टैंडर्ड आवरली वेज रेट वाज फिक्स्ड एट इतना, मतलब स्टैंडर्ड आवर के हिसाब से स्टैंडर्ड रेट उनका ये सेट किया गया था 500 स्किल्ड का, 300 अनस्किल्ड का। एक्चुअली अ ग्रुप ऑफ 15 स्किल्ड एंड 10 अनस्किल्ड वर्कर डिप्लॉयड असल में देखिए, मतलब यहाँ पे पता चलता है यहाँ से एक्चुअली लिखा गया तो मतलब ये एक्चुअल डेटा है। यहाँ तक अब तक स्टैंडर्ड की बात करी गई थी। एग्जाम में भी आपको ऐसी ये पहचानना होगा कि कौन सा डेटा एक्चुअल दे रखा है, कौन सा स्टैंडर्ड। ये स्टैंडर्ड है और ये एक्चुअल है। तो असल में जो ग्रुप था उसमें 15 स्किल्ड थे और 10 अनस्किल्ड थे, और जिनको 8 घंटे के लिए पे किया जाता है। यहाँ पे ध्यान रखना, इसमें पे और वर्क अलग होता है। तो यहाँ पे पे किया जाता है 8 घंटे के लिए। ठीक है, एट एन आवर्ली वेज रेट ऑफ कितना 400 का रेट है और 360 ये स्किल्ड का है, ये अनस्किल्ड का है। असल में ये रेट इनके लिए सेट किया गया था। 2 hours were wasted for entire group during the power failure and only 300 kg of chemical were produced। अब यहाँ पे बात ये बताई गई है कि आइडल टाइम के बारे में कहा गया है कि मतलब जो पूरे पावर फेलियर की वजह से पूरे ग्रुप का वो 2 घंटे बर्बाद हो गए। ठीक है, सब बंदों के मतलब 2 घंटे बर्बाद हो गए ग्रुप में पावर फेलियर के कारण। और जो पावर फेलियर है वो एक होता है क्या, एडवर्स नेचर का। ठीक, मतलब एबनॉर्मल वो एडवर्स नेचर का होता है और वो एबनॉर्मल वो होता है क्या, वेस्टेज। तो मतलब इसका जो बर्डन है वो ओनर बियर करेगा। ओनर के बियर करने से होगा क्या कि ये खर्चा ओनर ही पे करेगा। ठीक है, तो मतलब ये आइडल टाइम हुआ, साफ सीधी बात ये है। क्योंकि क्वेश्चन हो सकता है कभी कभार क्या पता नॉर्मल वेस्टेज दी होगी, तो नॉर्मल वेस्टेज है वो कंज्यूमर बर्डन वो कंज्यूमर बियर करेगा। तो ऐसे सिचुएशन में अगर नॉर्मल वेस्टेज दी होगी तो आपको उसे स्टैंडर्ड के साथ माइनस करना है। ठीक है, मतलब नॉर्मल को वैसे इग्नोर किया जाता है, वो दोनों से ही माइनस होगा, जबकि यहाँ सिर्फ एक्चुअल से ही होगा। वो भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा कैसे। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट लेबर कॉस्ट वेरियंस लेबर रेट वाला सारे वेरियंस इसने बोला कैलकुलेट करो, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। और असल में जो केमिकल प्रोड्यूस हुआ 300 kg का ही था, मतलब आउटपुट 300 kg का था, जबकि यहाँ पे स्टैंडर्ड के हिसाब से इनको 400 करना था। अब आंसर को देखते कैसे हुआ। स्टेप फर्स्ट हमेशा ध्यान रखिएगा, पहले तो आपको बेसिक स्ट्रक्चर बनाना, बेसिक कैलकुलेशन का। स्टैंडर्ड यहाँ पे आएगा, एक्चुअल यहाँ पे रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, यहाँ पे पर्टिकुलर्स। फिर ये हो गया एक बार, यहाँ पे क्यू आर ए, यहाँ पे क्वांटिटी लिखना शॉर्ट में, वैसे तो जगह साइड ड्यू मतलब शीट अच्छी वाली थोड़ी हो तो यहाँ पे क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। रेट का मतलब वो प्राइस जो पे किया गया है, क्वांटिटी का मतलब यहाँ पे आर्स है। ठीक है, फिर जो एक्चुअल में उसमें थोड़ा अब थोड़ा डिटेल बाइफिकेशन होगी। ठीक है, कैसे मैं दिखाता हूँ। जैसे एक्चुअल आर वर्क मतलब कितना काम किया गया था। हमारे केस में बंदों ने जो काम किया था वो 6 घंटों का था। ठीक है, आइडल आर्स
कितने वेस्ट हो गए यार, एबनॉर्मल वेस्टेज यार, वो था 2 घंटे का। असल में हमने पे कितने का किया है, पूरा 8 घंटे का। फिर ये आ गया, और फिर रेट कितना पे किया वो लोग, कितने रेट पे पे किया, और अमाउंट टोटल पेमेंट कितनी करी है, और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। यहाँ पे रिवाइज मतलब इनपुट के हिसाब से कितना स्टैंडर्ड होना चाहिए था, इनपुट के हिसाब से स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए था। तो सबसे पहले जैसे कि क्वेश्चन में दे रखा था एक्चुअल का डेटा, तो सबसे पहले दे रखा था कि देखिए पहले तो आपको यहाँ पे स्किल्ड का करना है, स्किल्ड लिखा आपने यहाँ पे, एक्चुअल को भरना है कैसे। पहले वर्क देखिए कितना है, 15 लोग थे स्किल्ड में, जैसे मैं दिखा भी दूँ आपको एक बार। 15 स्किल्ड थे, उन्हें पे किया, उन्हें मतलब पे तो 8 घंटे के हिसाब से किया जाता था। तो जैसे कि मैं बता रहा था, जो स्किल्ड है वो क्वेश्चन में दे रखा कि 15 बंदे 6 घंटे काम करते हैं, ठीक है। और तो फिर ये आ जाएगा कितने घंटे वो काम करते हैं टोटल, टोटल वर्क आवर निकल जाएगा स्किल्ड का। और और यहाँ पे आइडल कैसे निकलेगा, वो 15 बंदों का 2 घंटे वेस्ट हो जाते हैं, इसको जो इंटू करने के बाद 30 आवर्स हो जाएगा, 30 आवर्स स्किल्ड बंदों के वो हो जाते हैं क्या वेस्ट। और 120 आवर्स की पेमेंट होगी, क्यों, क्योंकि एबनॉर्मल है, और एबनॉर्मल हमेशा वो ओनर ही बेयर करता है, कॉस्टिंग होना पड़ता है। बाकी अनस्किल्ड में दे रखा है डेटा, जैसे कि आप देख सकते हैं। और 10 बंदे 8 घंटे काम करते हैं, आप चाहे तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, वो 10 × 8, यहाँ से 80 आ जाएगा, 80 आवर्स की पेमेंट होगी ना। 2 घंटे इनके भी वेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि इसमें लिखा एंटायर ग्रुप, एंटायर में ये भी आते हैं, ये भी आते हैं। 10 × 2 20 आवर्स की वेस्टेड, और फिर माइनस करने के बाद अगर आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो 60 निकल जाएगा, या तो फिर जैसे कि मैंने पहले बताया था कि वो 8 में से 2 माइनस करोगे तो 6 आ जाएगा। मतलब ये है कितना पेमेंट की थी, कितना और वेस्ट हो, तो कितने घंटे में उन्होंने काम किया। तो 10 × 6 आवर्स, 10 बंदों ने 6 घंटे काम किया तो 60, ठीक है। फिर यहाँ पे उनके रेट और टोटल अमाउंट। फिर स्टेप 2 में आपको ये फिल करना है। अब ये कैसे होगा, जैसे मैंने कहा था कि जो आउटपुट होगा वो एक्चुअल का और स्टैंडर्ड का दोनों का सेम होगा। यहाँ पे वो डेटा दे रखा था 400 का, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 400, और हमें तो एक्चुअल के हिसाब से स्टैंडर्ड सेट करना है। क्योंकि एक चीज़ समझिए कि जैसे कि एग्जांपल, अगर 8th क्लास का बच्चा है तो वो 8th क्लास के बच्चों के साथ ही कंपेयर किया जाएगा बाकी, ना कि 10th या फिर उसके छोटी 9th क्लास का। वैसी 300 300 केजीज 300 केजी के एक्चुअल प्रोडक्शन को हम 300 केजी के स्टैंडर्ड प्रोडक्शन के साथ ही कंपेयर करेंगे, ना कि 400 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेन ट्रिक ये है कि हमें इसको 300 केजी के हिसाब से वो स्टैंडर्ड सेट करना होगा। तब वो कैसे होगा वो मैं बताता हूँ कि अब देखिए यहाँ पे बता रखा था कि जो ग्रुप है स्टैंडर्ड के हिसाब से 10 बंदे स्किल्ड होने चाहिए थे और 20 अनस्किल्ड होने चाहिए थे, तब जाके वो 8 घंटे काम करके 400 ग्राम प्रोड्यूस करेंगे। वो 400 ग्राम नहीं, 400 किलोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल होगा। 10, जैसे आप देख सकते हैं, ये मैं यहाँ पे बड़ा करके दिखाता हूँ, 10 × 8। जब इतने घंटे इतना काम होगा तब जाके 400 केजी। तो फिर 1 केजी का कितना होगा, अगर आप इसे देखेंगे तो इसका आंसर आएगा समथिंग 0.2 पॉइंट, वो मतलब 1 केजी के लिए 0.2 आवर्स लगेंगे स्किल्ड वर्कर के, ठीक है। तो अब बताइए, अब हमें तो ये जानना है कि 300 घंटे के लिए कितने आवर्स लगेंगे। तो इसको इंटू कर देना 0.2 को 300 के साथ, तो आपका आंसर आएगा 660। मतलब 60 आवर्स में 60 आवर्स में जो स्किल्ड वर्कर है वो 300 केजी प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। ये इसकी मतलब डायरेक्ट इक्वेशन बना रखी है मैंने, ठीक है। और यहाँ पे रेट तो दे ही रखा था 500, जैसे आप देख सकते हैं, स्किल्ड का था 500, अनस्किल्ड का था 300, वो डायरेक्ट मैंने यहाँ पुट कर दिया। और जो अनस्किल्ड के केस में मैं आपको फिर समझाता हूँ एक बार। जो अनस्किल्ड होने चाहिए था 20,
जब 20 बंदे काम करेंगे 8 घंटे, तब जाके 400 किलो प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ठीक है, 400 kg। तब और तो फिर बताइए 1 kg में, 1 kg के लिए कितना कितने घंटे काम करना पड़ेगा? तो 20 × 8/400। ठीक है, इससे आपको पता चला 1 kg के लिए कितने घंटे काम करना पड़ेगा। तो अब जब 1 kg का इतना घंटा काम करना पड़ेगा तो 300 के, फिर जो भी घंटे आएंगे उसको 300 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, करने के बाद आ जाएगा 120। मतलब 120 आवर्स में स्किल्ड बंदे 300 kg का आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, और ध्यान रखिए दोनों मिला के आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे। ऐसा मत समझिए कि 300 ही अलग कर रहे हैं, 300 ही अलग कर रहे हैं। इन दोनों के मिला वो कॉम्बाइन इफर्ट से ही तीन वो ये 300 kg का आउटपुट निकल रहा है। ऐसा मत सोचिए कि 600 निकल रहा है, 600 kg प्रोड्यूस होगा ऐसे में। ठीक है, ये रेट बता रखा था 300, ये आ गया अमाउंट टोटल। और टोटल इन दोनों का आर्स को प्लस करने के बाद दिया जाएगा 180 घंटे लगेंगे 300 kg का आउटपुट प्रोड्यूस करने में। ठीक है, फिर स्टेप 2 आपका कंप्लीट हो जाएगा। स्टेप 3 है वो, जैसे मैंने कहा था, जो इनपुट है उसी के बेस पे रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी सेट होता है एक्चुअल के। तो ये 150 इधर आ जाएगा। ठीक है, अब आप सोचोगे कि जो मटेरियल के क्वेश्चन में था, यहाँ पे तो जो आउटपुट है वो इससे सेम था। तो ये इस क्वेश्चन में जो जो असल में जो लेबर का क्वेश्चन है उस पर लॉस नहीं होता, तो जो आउटपुट होता है वो डायरेक्टली नहीं दिखता, वो उसके ऊपर शो करना होता है। तो ये 300 का ये सेम है। यहाँ पे इनपुट सेम है, मतलब 150 आवर लगे बनने में, तो 150 आवर यहाँ पे आ जाएंगे। फिर बस स्टैंडर्ड के हिसाब से स्किल्ड को कितना टाइम लगना चाहिए, अनस्किल्ड को लगना चाहिए, वो हमें रेशियो के हिसाब से बांटना है। जैसे कि 180 घंटे में इसका 60 आवर्स थे, तो ये इस रेशियो में आपको 150 को इंटू करके बांट देना है, तो आएगा 50। और 180 में और अनस्किल्ड का था 120 आवर, तो ये रेशियो है। इस रेशियो में आपको 150 को इंटू करना है इसको, फिर आ जाएगा 100। हाँ, यानी कि रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी के हिसाब से 50 आवर स्किल्ड के लगने चाहिए थे और 100 घंटे अनस्किल्ड के, जिससे कि वो 300 kg का आउटपुट प्रोड्यूस होगा। फिर स्टेप 4 में आपको जैसे पता है, मेन चीज़ थी ये बेसिक कैलकुलेशन, फिर तो हो ही जाएगा। लेबर कॉस्ट वेरिएंस, इसका फॉर्मूला स्टैंडर्ड गवर्नमेंट एक्चुअल कॉस्ट, ये आ जाएगा एडवर्स में आंसर। फिर लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला लगाना है, स्टैंडर्ड रेट माइनस में एक्चुअल रेट इनटू में एक्चुअल आर पेड्स। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा स्टार्ट वो जो कॉस्ट वेरिएंस है वो तो आप डायरेक्ट दिखा सकते हैं एग्जाम में, इसमें आपको बाइफरकेशन करके दिखाने की जरूरत नहीं है कि स्किल्ड अलग अनस्किल्ड अलग, नहीं, तो डायरेक्ट कर देना है। पर बाकी जितने भी है रेट इफिशिएंसी सब में आपको बाइफरकेशन दिखानी होगी, जैसे कि मैंने दिखा रखी है। ठीक है, यहाँ पे रेट रेट का वेरिएंस और इनटू में एक्चुअल आर, और फिर ये निकल गया। यहाँ पे ध्यान रखना पेड होगा रेट वेरिएंस में, जैसे कि मैंने आपको ऊपर समझाया था। ठीक है, ये निकल जाएगा। यहाँ पे फेवरेबल बड़ा है, एडवर्स छोटा है, तो जो डिफरेंस वो जो टोटल का होगा वो फेवरेबल ही होगा। यहाँ पे आइडल टाइम वेरिएंस, तो आइडल टाइम वेरिएंस जैसे कि मैं बता रहा था, ये आ जाएगा 21,000। ठीक है, ये अलग अलग निकाल के लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, स्टैंडर्ड वर्कड माइनस एक्चुअल आवर वर्कड, ध्यान रखना जितने भी हैं अब एफिशिएंसी मिक्स, इसमें सब में वर्कड आएगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला जैसे कि मैंने बताया था आपको, लेबर मिक्स वेरिएंस का स्टैंडर्ड वो रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स माइनस में एक्चुअल आवर वर्कड वर्कड इनटू में स्टैंडर्ड रेट, और ऐसे ऐसे करके सबका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे इसका 11,000 है फेवरेबल। ठीक है, और जैसे कि अगर आपको चेक करना है कि एग्ज़ाम में कि आपका आंसर सही आ रहा है नहीं, तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि लेबर कॉस्ट, वो जो लेबर कॉस्ट है वो इक्वल्स टू होता है लेबर रेट प्लस में वो इफिशिएंसी प्लस में आइडल टाइम का वेरिएंस का। तो जैसे कि आप देख भी सकते हैं यहाँ पे 156 एडवर्ड्स है इक्वल्स टू 424
2400 फेवरेबल, आप करके भी देख सकते हैं, सेम आएगा आंसर। वो माइनस में 21,000 और प्लस में 3,000, ठीक है। जो करके देखेंगे तो सेम आंसर आएगा आपका। और फिर अगर आपको देखना है वो इफ़िशेंसी वेरिएंस चेक करना है, तो इफ़िशेंसी वेरिएंस के लिए आपको इफ़िशेंसी वेरिएंस है वो मिलके बनता है किससे, मिक्स और यील्ड वेरिएंस से, ठीक है, इससे। तो अगर आप देखेंगे इसका यील्ड का था रखता 11,000 फेवरेबल, माइनस में 8,000 एडवर्स, इक्वल्स टू आ जाएगा 3,000 का फेवरेबल, जो कि अगेन दिखाते हैं कि हमारा आंसर सही है। यहाँ पे देख सकते हैं आप इसका इफ़िशेंसी का आंसर 3,000, ठीक है। तो यही सब था इस वीडियो के लिए। थैंक यू। मैंने आपको PYQs भी करा दिए आखिर में। थैंक यू।